Hello everyone, welcome to the EduDream classes और मैं हूं धनंजय पंडित. Today we will tackle more traditional problems on electrostatic charges. Today's first and foremost problem says that two equally charged spherical balls are suspended by means of two insulating strings from a common point. If theta is the angle which each string makes with vertical when equilibrium has been reached, then we are asked to show that q square equal to 4mg l square sin square theta tan theta 4 pi epsilon naught, where q equal to charge on each of the ball, m equal to mass of each ball, l equal to length of each string, and the situation is two equally charged spherical balls are suspended from a common point. The length of the string is L, Q be the charge on each of the spherical ball, and theta is the angle between the vertical and each of the string. And in this situation we are asked to prove this expression. Okay. अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब दो स्फेरिकल बॉल्स को इस तरीके जब लटकाते हैं और चूंकि दोनों ही स्फेरिकल बॉल्स पर Q चार्ज है एंड और ये दोनों ही चार्ज लाइक चार्जेज हैं, जो चार्ज का नेचर इस पर है वही इस पर भी नेचर है, तो ये इट इज वेरी ऑब्वियस दैट दीज टू स्फेरिकल बॉल्स रिपेल ईच अदर, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और ये दूर भागेंगे, जिसके वजह से ये जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग बिल्कुल वर्टिकल ना हो करके वर्टिकल से कुछ एंगल बनाएंगे थीटा, और ये सिर्फ एक में नहीं बल्कि दोनों ही स्फेरिकल बॉल के साथ होगा, क्योंकि दोनों ही स्फेरिकल बॉल्स एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे. अब हम ये देख सकते हैं कि चूंकि इसका मास है तो इस पर वेट फोर्स mg डाउनवर्ड लगेंगे, mg डाउनवर्ड लगेंगे, और इस स्ट्रिंग पर एक टेंशन फोर्स, इस स्ट्रिंग पर टेंशन फोर्स, चूंकि ये एंगल थीटा है इन दोनों के बीच में, ये एक डिस्टेंस होगा एंड दिस डिस्टेंस विल बी गिवन बाय ये l है, तो और चूंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा. इस t का वैल्यू अगर जब हम कंपोनेंट लेंगे तो कंपोनेंट में हमें ये पता चलेगा कि द इफेक्ट ऑफ दिस टेंशन अलोंग दिस डायरेक्शन विल बी t cos थीटा. सेम कैन बी डन फॉर हियर ऑल्सो, यहाँ पर थीटा होगा तो इधर भी हो जाएगा t cos थीटा. ये l है तो इस यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा L साइन थीटा. क्यों? क्योंकि इस ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूज गिवन है और हमें ये परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ये वाला, सपोज कि ये है A B और ये है C, तो साइन थीटा इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय L, देयरफॉर BC इक्वल टू L साइन थीटा. सो ये लेंथ L साइन थीटा होगा, ये लेंथ भी L साइन थीटा होगा. ओके, इस t cos थीटा, इस t का वर्टिकल कंपोनेंट t cos थीटा होगा एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट t साइन थीटा होगा फ्रॉम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से. ओके, इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ रिपल्सन F, क्यों? ये फोर्स ऑफ रिपल्सन ड्यू टू इक्वल चार्ज
ऑन ईच ऑफ द स्फीयर। तो क्वेश्चन नंबर 1 था ये। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन द सिस्टम रीच्ड एट इक्विलिब्रियम, जब ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, यानी कि ये स्फेरिकल बॉल इस पोजीशन से यहाँ पर आने के बाद अब रेस्ट में आ जाए, अब इससे आगे न जाए या फिर और ये बैक भी ना आए, बिल्कुल जब रेस्ट में आ जाए, स्टैंड स्टिल कंडीशन में, टोटल फोर्स, टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड टोटल वर्टिकल फोर्स इक्वल होंगे। मींस कुल मिलाकर के जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा, यहाँ पर कौन सा है हॉरिजॉन्टल फोर्स F, और इस डायरेक्शन में T sin थीटा, ये इक्वल होंगे। इस डायरेक्शन में mg और इस डायरेक्शन में T cos थीटा, यानी वर्टिकली अपवर्ड फोर्स इक्वल टू वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स, हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड फोर्स इक्वल टू हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड फोर्स होंगे। सो हियर T sin theta equal to F and T sin theta, F का वैल्यू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 यहाँ पर Q और यहाँ पर Q2 भी Q, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर मीन्स AB का स्क्वायर, AB इक्वल टू L sin थीटा प्लस L sin थीटा मीन्स 2L sin थीटा होल स्क्वायर। एंड ये हो गया हॉरिजॉन्टल फोर्स। अब वर्टिकली अपवर्ड फोर्स इक्वल टू वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स मींस T cos थीटा इक्वल टू mg, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 T sin थीटा डिवाइडेड बाई T cos थीटा इक्वल टू दिस, ऊपर होगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई mg, T कैंसिल साइन थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू tan थीटा, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 mg L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट मीन्स Q स्क्वायर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 mg L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। यही हमें प्रूफ करना था। ओके, तो आपको यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि हमें यहाँ पर फोर्स को रिजॉल्व करना है, कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स को लेना है, और हमें ये ध्यान में रखना है कि इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट रिमेन 0। और यहाँ पर नेट फोर्स का मतलब टोटल वर्टिकल फोर्स, वर्टिकली अपवर्ड फोर्स इक्वल टू वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स, एंड राइटवर्ड हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू लेफ्टवर्ड हॉरिजॉन्टल फोर्स। और उसके बाद सॉल्व करने के बाद हमें ये एक्सप्रेशन मिल रहा है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन का सिचुएशन कुछ ऐसा है कि a negatively charged particle having magnitude of charge minus q1 starts revolving around a positively charged particle having charge q2. Find time period of the revolution of the particle if mass of the particle is given m। मतलब एक कोई क्वेश्चन नंबर 2, एक कोई चार्ज पार्टिकल है Q2 और इसके अराउंड एक Q2 जो कि पॉजिटिव है और इसके अराउंड एक कोई निगेटिवली चार्ज पार्टिकल स्टार्ट्स रिवॉल्विंग
around Q2. And if the distance between Q1 and Q2 or radius of the circle along which the charge Q1 starts revolving, वो दिया है R, मतलब -Q1 चार्ज प्लस Q2 चार्ज के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू करता है, कितने रेडियस पे? R रेडियस पे, ये R रेडियस पे, जबकि Q1 का मास गिवन है m, तो हमें ये बताना है कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा। ओके, तो अभी हमें ये देखने को मिलेगा कि सिंस नेचर ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2 इज ऑपोजिट, इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, तो क्या होगा? दे अट्रैक्ट ईच अदर, मीन्स -Q1 चार्ज will be attracted by Q2 along this direction, सेंटर की ओर इसको अट्रैक्ट करेगा। एंड वी नो the necessary centripetal force is needed to revolve a particle around a certain point, किसी भी एक certain point के चारों तरफ किसी भी पार्टिकल को मूव करने के लिए, सर्कुलर मूवमेंट के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का होना जरूरी है। एंड वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा? That particular centripetal force or that necessary centripetal force will be provided by the force of attraction, electrostatic force of attraction। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में होगा F, वो F ही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा Q1 को Q2 के अराउंड रिवॉल्व होने के लिए, राइट। मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स, centripetal force means necessary centripetal force, necessary centripetal force will be provided by electrostatic attraction। and centripetal force, इसका मतलब centripetal force equal to electrostatic force of attraction in this situation, and centripetal force equal to होता है mv square by r, जहां पर m mass of the particle having charge -Q1, r the radius, and v is the linear velocity of the particle। इस जगह पे इसका linear velocity कुछ इस तरीके से होगा। रिफर टू क्लास 11, हम लोगों ने क्लास 11 के सर्कुलर मोशन में v ओमेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ा था। mv स्क्वायर बाई आर इक्वल टू f, और f का वैल्यू क्या होगा? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अगर हम Q1 पर निगेटिव साइन नहीं ले रहे हैं, बिकॉज कूलम्स लॉ में मैग्नीट्यूड से मतलब रहता है हमको, इसमें हम लोग साइन को नहीं लेते हैं, क्योंकि साइन इटसेल्फ ये बता रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, डिवाइडेड बाय सेपरेशन का स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर। ओके, एम भी इक्वल टू आर ओमेगा, वन बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर एंड आर को यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, और एम आर स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। कहाँ से? तो सिंस ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, इसको यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। ओके, सो ये द एक्सप्रेशन बिकम्स एम आर स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R. We are asked to find out the time period T. टाइम पीरियड को फ्री करें तो टी स्क्वायर इक्वल टू एम आर क्यूब 16 पाई क्यूब इंटू 16 पाई क्यूब इप्सिलॉन नॉट
divided by Q1 into Q2. mr cube 4 जा 16 pi square pi cube epsilon naught. Therefore T equal to root under 16 pi cube mr cube epsilon naught divided by Q1 into Q2. तो यह है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ -Q1 charge around Q2 of radius r. Well, next question. Okay, our next question is based on Coulomb's law in position vectors. The two charge particles Q1 and Q2 are located at two different points in coordinate system. The points are defined in coordinate system and is given by 1 3 2 and 3 5 1. Means the position vector of two points where charge 5 microcoulomb and 3 microcoulomb are placed is given, and the position vector, suppose this is r1 and the position vector of 3 microcoulomb is suppose r2. Then we are required to find out the magnitude of F12 and F21. We are required to find the value F12 and F21. Well, if we join these 2 points, we will get R12 along this direction from 1 to 2, from 5 microcoulomb to 3 microcoulomb. The coordinate system is 3-dimensional in nature, x, y and z. 132 means in meter, points are given in meter. 132 means the point is located 1 meter along x axis, 3 meter along y axis and 2 meter along z axis. Likewise, 3 microcoulomb is located at 3 meter along x axis, 5 meter along y axis and 1 meter along z axis. Okay, now we are required to find out F12 and F21. As we know, F12 equal to K Q1 Q2 divided by R21 of mode power 3 into R21 vector. It means here we know the value of K, magnitude of Q1 and Q2 is given. We are required to find out the value R21, vector R21 and modulus of vector R21. Therefore, R21 equal to R1 minus R2 from definition of position vector, and R1 equal to 132 means 132. R1 means I plus 3j plus 2k. R2 means 3I plus 5j plus k. So R1 means I plus 3j plus 2k minus R2 3I minus 5j minus k. So it becomes minus 2I minus 2j and plus k. And magnitude of R21 or modulus of vector R21 will be given by
रूट अंडर माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो 4 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 3. Therefore F12 equal to K means 9 into 10 to the power 9, Q1 means 5 microcoulomb, Q1 equal to 5 microcoulomb and Q2 equal to 3 microcoulomb. 5 into 10 to the power minus 6 coulomb into 3 into 10 to the power minus 6 coulomb divided by R21, modulus of vector R21 power 3, modulus of vector R21 is 3 power 3 into vector R21 equal to minus 2i minus 2j and plus k. Therefore F12 equal to 135 divided by 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 and 9 कैंसिल और एक 3 यहाँ पर बचेगा और यहाँ पर का 3, तो ये पूरा कैंसिल और ये कैंसिल, बच गए 5 into 10 to the power minus 12 plus 9 10 to the power minus 3 minus 2i minus 2j plus k in Newton. This will be the required value of F12. And since F21 vector F21 equal to minus F12, कहाँ से? From Coulomb's law in terms of position vector में हम लोगों ने देखा था कि F21 equal to minus F12 होता है, मतलब force of electrostatic forces are equal in magnitude but opposite in direction. So F21 and F12 will be equal in magnitude, लेकिन ये दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो ऑपोजिट होगा. सो F21 इक्वल टू माइनस F12 का मतलब होगा F21 इक्वल टू माइनस 5 into 10 to the power minus 3 minus 2i minus 2j plus k. इसे अगर हम आगे सॉल्व करें तो वी विल गेट F21 इक्वल टू 5 into 10 to the power minus 3 minus minus plus 2i minus minus plus 2j and minus k न्यूटन में. तो इस तरह F12 और F21 का भी वैल्यू निकल आया. वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 says that two small charged spheres contain charges Q1 and Q2 respectively. A charge dq is transferred from a sphere carrying Q1 charge to the sphere carrying Q2 charge. Now find the charge on each sphere for electric force between them is maximum. मतलब ये कि दो स्फेरिकल चार्ज बॉडी है जिस पर कि एक पर चार्ज Q1 है, दूसरे पर चार्ज Q2 है. अब Q1 चार्ज dq के बराबर चार्ज रिलीज करना शुरू करता है और Q2 द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज बीइंग रिसीव्ड बाय द स्फीयर कैरिंग Q2 चार्ज. ये dq चार्ज ट्रांसफर करता है और ये वाला स्फीयर dq चार्ज रिसीव करता है. नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द चार्ज ऑन ईच ऑफ द स्फीयर फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्ज स्फीयर. उस कंडीशन में हमको इन दोनों पर का चार्ज निकालना है जब इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मैक्सिमम हो. तो
suppose कि after transfer of dq amount of charge, the amount of charge left on this sphere is given by q1 equal to q1 minus dq. जब ये वाला स्फीयर की dq अमाउंट ऑफ चार्ज रिलीज करेगा, उस वक्त जो इस पर चार्ज बचेगा वो q1 इक्वल टू q1 माइनस dq बचेगा, और इस पर जो चार्ज का वैल्यू होगा वो q2 प्लस dq होगा. नाउ वी नो f इक्वल टू k q1 q2 divided by r square, where r is the separation between these two charge sphere, and f इक्वल टू k q1 का वैल्यू q1 माइनस dq, q2 का वैल्यू q2 प्लस dq डिवाइडेड बाई r स्क्वायर. f इक्वल टू k बाई r स्क्वायर q1 इंटू q2 प्लस q1 dq माइनस q2 dq माइनस dq स्क्वायर. अब इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मैक्सिमम होगा. मैक्सिमम होने का मतलब है कि डेल एफ बाई डेल डी क्यू का वैल्यू 0 होगा. मैक्सिमम होने का मतलब वो कांस्टेंट वैल्यू होगा. कांस्टेंट जब कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा. इट मींस फॉर एफ टू बी मैक्सिमम डेल एफ बाई डेल डी क्यू इक्वल टू 0. Therefore, del f by del dq equal to k by r square being constant taken out, q1 by q2 being constant, the differentiation of q1 by q1 into q2 with respect to dq will be 0, because this fraction, this portion is कांस्टेंट. q1 और q2 कांस्टेंट होगा, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा. प्लस q1 और dq का dq के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होगा, सो q1 इंटू 1 माइनस dq का dq के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होगा, सो q2 इंटू 1 एंड माइनस dq स्क्वायर का dq के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2dq होगा. डेल एफ बाई डेल डी क्यू फॉर मैक्सिमम वैल्यू के लिए 0 होगा, सो 0 इक्वल टू के बाई आर स्क्वायर q1 माइनस q2 माइनस 2 डी क्यू, एंड सो ये वाले पोर्शन गायब होंगे, एंड सो q1 माइनस q2 इक्वल टू 2 डी क्यू. Therefore dq इक्वल टू q1 माइनस q2 डिवाइडेड बाई 2 होंगे. ये होगा जब मैक्सिमम दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मैक्सिमम होंगे. उस केस में जो ट्रांसफर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज का जो वैल्यू होगा वो q1 माइनस q2 बाई 2 होगा. हमें निकालना है q1 का वैल्यू और q2 का वैल्यू. सो वैल्यू ऑफ q1 कैन बी गिवन can be found out by putting this value in this equation. So q1 equal to q1 minus dq, q1 minus q2 by 2. So q1 equal to q1 minus q1 by 2 plus q2 by 2. So q1 equal to q1 minus q1 by 2 equal to q1 by 2 plus q2 by 2. Therefore q1 equal to q1 plus q2 divided by 2. ये q1 का वैल्यू होगा, एंड q2 का वैल्यू क्या होगा? q2 इक्वल टू q2 प्लस dq. Therefore q2 इक्वल टू q2 प्लस dq का वैल्यू q1 माइनस q2 डिवाइडेड बाई 2. So q2 equal to q2 plus q1 by 2 minus q2 by 2. q2 equal to q1 by 2 plus q2 by 2, and so q2 equal to q1 plus q2 by 2. So for force of interaction between these two charges in this situation to be maximum, the charge left in this sphere and this sphere is given by q1 plus q2 by 2.
Q1 प्लस Q2 बाई 2, यानी कि दोनों पर चार्ज का वैल्यू इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 says that 4 microcoulomb charge 4 microcoulomb each amount of charge is placed at 2 meter, 4 meter, 8 meter, 16 meter and so on x axis. Then find the magnitude of force experienced by 4 microcoulomb charge at origin. क्वेश्चन का सिचुएशन कुछ इस तरीके का है। सपोज कि ये ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर एंड सो ऑन 16 मीटर। अब यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम चार्ज रखे हैं, यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम चार्ज रखे हैं, यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम चार्ज रखे हैं, सॉरी 6 पे नहीं रखा है, 8 पे रखा है 4 माइक्रोकूलम चार्ज एंड देन 16 पे रखा है, 16 मीटर पे 4 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है। नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 4 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन। ओके, तो जरा देखें यहाँ पर जो चार्ज है 4 माइक्रोकूलम, इस पे नेट फोर्स का वैल्यू ड्यू टू बाकी के जितने चार्ज होंगे 4 माइक्रोकूलम उसके वजह से यहाँ पर कितना होगा। तो देखें, फोर्स एक्सपीरियंस by this 4 microcoulomb charge at origin will be given by K 4 microcoulomb into 4 microcoulomb divided by 2 का स्क्वायर प्लस K 4 microcoulomb into 4 microcoulomb divided by 4 square. Similarly, K 4 microcoulomb into 4 microcoulomb divided by 8 square and so on. F equal to K 4 microcoulomb into 4 microcoulomb 1 by 2 square plus 1 by 4 square plus 1 by 8 square plus so on. This part, the terms inside the bracket is a geometrical progression. Therefore, इसके जो कॉमन रेशियो और फर्स्ट टर्म का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग देखते हैं। सिंस द टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट इज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, having first term a equal to 1 by 2 square and common ratio r equal to 1 by 4 square by 1 by 2 square equal to 1 by 16 into 4 equal to 1 by 4. So summation of this part, therefore summation of terms in bracket is a by 1 minus r equal to, a का मतलब 1 by 2 का स्क्वायर मीन्स 1 by 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो r इज ऑल्सो 1 by 4, तो ये हो जाएंगे 1 by 4 इंटू 1 minus 1 by 4 means 3 by 4, so 3 by 4, 4 4 cancel, 1 by 3, so it becomes 1 by 3. So summation of terms in bracket is equal to 1 by 3. Therefore F equal to K into 4 microcoulomb into 4 microcoulomb into 1 by
3 means F equal to 9 into 10 to the power 9, 4 4 जा 16 micro, and micro means 10 to the power minus 6 into 10 to the power minus 6 means 10 to the power minus 12 divided by 3 3 जा 9. F equal to 16 3 जा 48 into 10 to the power 9 plus 10 to the power 9 into 10 to the power minus 19 means 10 to the power minus 3 Newton answer. Well, question number 6. Question number 6 says two identical helium-filled balloons A and B are fastened by means of two strings to a 5-gram weight, and the whole system is in equilibrium in air. Then find the value of charge on each of the balloon when length of the string is 1 meter and separation between these two balloons in equilibrium is 0.6 meter. Well, दो बैलून है जिसमें हीलियम भरा हुआ है और दोनों बैलून पर चार्ज अगर Q है, सपोज कि Q है, और दोनों ही बैलून को एक 5 ग्राम के वेट से बांधा गया हो बाय मीन्स ऑफ टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग, तो हमें ये पता करना है कि Q का वैल्यू क्या होगा. ओके, तो जरा हम यहाँ पर देखें कि अगर ये 5 ग्राम वेट से अगर ये बंधा है तो दिस स्ट्रिंग विल एक्सपीरियंस सम टेंशन T. दोनों ही स्ट्रिंग पर एक टेंशन T लगेगा और इस पर ये mg फोर्स, वेट फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड. एंड सो अगर हम इसे रिजॉल्व करें इस T को, तो इन दिस डायरेक्शन T, the component of T will be T sin theta and component of this T will be T cos theta और इस T का भी T cos theta. एंड इस दोनों चार्ज पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F, इधर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F. अब इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम द नेट वर्टिकल फोर्स एंड नेट vertically upward force and net vertically downward force will be equal. Likewise, net rightward horizontal force and net leftward horizontal force will be equal. Equilibrium के केस में ऊपर की ओर लगने वाला टोटल फोर्स और नीचे की ओर लगने वाला टोटल फोर्स का वैल्यू बराबर होगा. उसी तरीके से राइट वार्ड लगने वाला फोर्स और लेफ्ट वार्ड लगने वाला फोर्स का वैल्यू भी बराबर होगा. तो हियर T cos theta plus T cos theta, T cos theta plus T cos theta equal to mg, equation number 1, and rightward force T sin theta will be equal to F. Therefore ये हो जाएगा 2T cos theta equal to mg, equation number 1 और ये equation number 2. डिवाइडिंग 2 by 1, दो को 1 से T sin थीटा डिवाइडेड बाय 2T cos थीटा इक्वल टू F डिवाइडेड बाय mg. T कैंसिल, सो ये हो जाएगा tan थीटा या फिर पहले F by mg इक्वल टू tan theta divided by 2 and F equal to tan mg by 2 tan theta, but F equal to Q into Q divided by दोनों के बीच का सेपरेशन 0.6 मीटर स्क्वायर, सो 0.6 का मीटर स्क्वायर इक्वल टू mg, m का वैल्यू 5 ग्राम, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg, g का वैल्यू सपोज 10
and tan theta means theta P by B 0.6, tan theta 0.6 का हाफ means 0.3 P by B, P डिवाइडेड बाई B, ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर माइनस 0.3 का स्क्वायर, रूट अंडर 1 स्क्वायर माइनस 0.3 का स्क्वायर. सो क्यू स्क्वायर इंटू 9, सॉरी के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 होगा, माइनस 3 और 1, 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू चाहे जितना भी हो 1 माइनस 0.09 होगा, डिवाइडेड बाय 0.6 का स्क्वायर. सो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 3 15, 1.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस 0.09 इंटू 0.6 का स्क्वायर, क्यू इक्वल टू रूट अंडर 1.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, 0.6 बाहर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.09 अंडर रूट. Just solve and get the answer in Coulomb. After calculation, the value of Q can be found out easily. Well, तो अब तक हम लोगों ने देखा ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस. जस्ट इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर्स के जी एंड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन और नीट में पूछे गए सवालों को हम लोग टैकल करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए आप लोग अब तक जितने भी वीडियोस बने सभी वीडियोस को आप वॉच करते रहें, देखते रहें, स्टडी करते रहें. थैंक यू.